हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और ई स्टडी में आज आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं हिस्ट्री का ही टॉपिक है महाजनपद, यानी कि हिस्ट्री के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, फिर वैदिक सभ्यता देखा, अब हम लोग महाजनपद को देखेंगे। यानी कि प्राग ऐतिहासिक हम लोग समझ चुके हैं, जो पहले का काल हुआ करता था। प्राग ऐतिहासिक के बाद यहाँ पे होता था कि ना लिखा गया है इंसान के द्वारा, ना पढ़ा गया है इंसान के द्वारा, वो प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। जहाँ पे लिखा गया इंसानों के द्वारा लेकिन पढ़ा नहीं गया है, उसे आद ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पे लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो वो आता है आद ऐतिहासिक में। और इतिहास या फिर ऐतिहासिक, इसमें कौन से आते हैं? इसमें वैदिक सभ्यता आता है और महाजनपद आता है। तो और इतिहास अभी तक चलते आ रहा है, समझे? इतिहास अभी तक चलते आ रहा है। तो वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखे हुए साक्ष्य भी मिले हैं, आप लोग जानते हैं। वेद लिखे हुए हैं, 4 वेद लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको इतिहास भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी पाया गया है, उसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, डिकोड भी कर चुके हैं, इसलिए ये वैदिक काल जो है वो इतिहास में आता है, समझे? और महाजनपद जो है ये भी इतिहास में आता है, क्योंकि यहाँ से मतलब अब वैदिक काल के बाद जो भी आएगा सब तो लिखा हुआ ही आएगा, क्योंकि सबसे पहला जो इतिहास में इंक्लूड हुआ, लिखा हुआ, जहाँ पे लिखा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों होता है, उसको हम इतिहास कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं, सिंपल डिफिनेशन है इतिहास का। तो इतिहास वैदिक काल से स्टार्ट हो चुका है, तो इसके बाद जो भी आएगा सब जगह लिखा और पढ़ा हुआ दोनों प्रमाण मिलेंगे। तो वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद, और महाजनपद का उल्लेख या महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है बौद्धिक ग्रंथ में और जैनिक ग्रंथ में, मतलब बौद्ध के ग्रंथ में और जैन के ग्रंथ में, दोनों जगह इसके बारे में लिखा गया है। तो बौद्ध का जो ग्रंथ है अंगुतर निकाय और जैन का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, समझे? तो बौद्ध का जो ग्रंथ है अंगुतर निकाय और जैन का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में मेंशन किया गया है कि भारत में 16 महाजनपद थे। कितना? 16। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, महाजनपद 16 हुआ करते थे। अब महाजनपद कैसे बन गए? यानी कि ये जो वैदिक काल था, वैदिक काल के पीरियड के बाद से महाजनपद कैसे बना? तो वैदिक काल हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल था, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा जातिवाद होने लगा सब जगह, और हम लोग बताए थे, हम लोग पढ़े थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो चल रहा था सिस्टमेटिकली, और भी लोग इन सिर्फ एक ही धर्म को लेके, एक ही लॉ को लेके नहीं चलना चाहते थे, और थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट के वजह से भी नियम कानून में फिर से चेंजिंग आने लगा। और उसके बाद कुछ और भी जो नए नए धर्म है वो अपना वर्चस्व देश में फैलाने लगे। नए नए धर्म की उत्पत्ति हुई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म भी देश में इंट्रोड्यूस होने लगे। तो हम लोग सब धर्म को बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं महाजनपद में कौन सा धर्म था, और महाजनपद से सब कुछ समझेंगे बढ़िया से। एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है वो हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो हम लोग ये समझ लिए कि महाजनपद का लिखा हुआ साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों से पाया गया है। और उस समय अब क्या था कि महाजनपद जो बना ये डेवलपमेंट के कारण बना, ये समझिए पहले बात को, क्योंकि इस समय अब इंट्रोड्यूस हो चुका था आयरन, यानी कि आयरन एज आ चुका था हमारे देश में या विश्व में। पूरा आयरन का खोज हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो खंड में बांटा हुआ था वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल यानी कि लास्ट टाइम चल रहा था जब वैदिक काल का, उसी समय क्या हुआ कि लोहा का खोज हो गया, और लोहा का खोज होते ही ये महाजनपद का एरा आ गया, समझ गए? दौर महाजनपद का आ गया। लोहा का खोज होने के चलते डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट कैसा? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जब किसी राज्य में आता है या किसी स्थान पे आता है, तो वहाँ पे फिर राजनीतिक डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है, समझे बात को? तो राजनीतिक डेवलपमेंट में यहाँ पे होने लगा, और जो पहले छोटा कबीला हुआ करता था वो बड़ा जन में बदल गया, और फिर और डेवलपमेंट बढ़ा तो वो जन जो है वो महाजन में बदल गया, और जब और डेवलपमेंट बढ़ा तो वो महाजन जो है वो महाजनपद में बदल गया, और पूरा देश 16 भाग में बट गया। बटा नहीं, एक ही साथ अखंड थे, ये सब एक ही साथ थे, लेकिन 16 प्रोविंस या 16 महाजनपद अलग अलग जगह पे हमारे देशों में कायम हो गए, समझ गए? 16 जनपद पूरा का पूरा देश में शामिल हो गया। और बेसिकली समझिए कि यूपी, बिहार, मतलब बिहार में तो ये 4 थे, यूपी में 8 था, ऐसे करके राजस्थान में था, साउथ में 1 ठो था, 2 ठो देश से बाहर था, ऐसे करके 16 ठो महाजनपद रेडी हो गए। लेकिन पूरे देश का सबसे विशाल जो जनपद था, महाजनपद था, वो था मगध। मगध यानी बिहार का मगध, जो अभी पटना या गया के बीच में पड़ता है जगह। पटना समझ लीजिए आप, मैं बोल के चल रहा हूँ, पटना का मगध ये सबसे बड़ा, सबसे उस समय विशाल, सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध। तो हम लोग आज देखेंगे मगध के बारे में बढ़िया से, और पूरा का पूरा स्टोरी समझेंगे, और कैसे इसको इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा आज जो लेक्चर हमारा होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बढ़िया से डेप्थ में जाके कहानी के ऐसा समझेंगे, मज़े लेके समझेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में।
तो कंटिन्यू कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कहीं भी, क्योंकि कुछ छूट ना जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है महाजनपद, महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे विशाल जो स्ट्रॉन्ग जो जनपद था, महाजनपद था, वो मगध था। मैं आपको बताया, तो मगध की जो कैपिटल थी वो राजगिरी थी। राजगीर जो अभी है राजगिरी ही, यही इसकी कैपिटल थी। और इसमें 7 राजा आए, 7 वंश आया इसमें। तो सातों वंश को याद कैसे रखते हैं, देखिए इसके लिए मैंने बड़ा अच्छा और शॉर्टकट तरीका बताया है कि हसीन मासूक सा, हसीन मासूक सा। मासूक इस पूरे मगध जनपद जो मैं आपको बताऊंगा ना अभी, मगध जो महाजनपद है, इसमें पूरा मासूक खूब आएगी, आप देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो इसलिए मैं मासूक को लिया हूँ। और याद रखिएगा हसीन मासूक सा, इसमें देखिए 7 हो गया। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। इस ये पूरा आपका मगध का जो ये था ख़त्म। सातों आप याद कर लिए, बस एक सेंटेंस याद रखिए, हसीन मासूक सा। पूरा मासूका वाला सीन चलेगा जनपद को जब हम लोग बढ़िया से देखेंगे अंदर चढ़ के तब भी। तो देखिए यहाँ से क्या है, हर्यक वंश सबसे पहला वंश है। मगध वंश का, मगध डायनेस्टी का सबसे पहला वंश कौन सा है, तो वो है हर्यक वंश। हसीन मासूक सा, ह पहले आता है, हर्यक वंश, समझ गए। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार। ये देखिए बिंबिसार, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। देखिए मगध जो पूरा महाजनपद था, इसका पहला राजा कौन था, तो वो था बिंबिसार, समझ गए। अब बिंबिसार जो था ये बहुत डेंजर था। ये खाली ब्याह करता था, शादी करता था, और शादी कर कर के दहेज में मांगता था। अलग अलग लोग, अलग अलग राज्यों को शादी करता था। जैसे यहाँ पे बिंबिसार है, समझ रहे हैं आप, मगध का राजा है ये। तो अब ये शादी कर रहा है ना, तो अपने बगल वाले राज्य में शादी कर ले रहा है, यहाँ पर शादी कर ले रहा है, यहाँ बढ़िया देखिए। और ये जगह को भी ये अपने में ले लेता, शादी कर करके लेता था ये। ऐसे करके क्षेत्र का विस्तार होता था मगध का उस समय जब बिंबिसार था, ठीक है। बिंबिसार बहुत शादी किया, यहाँ पे क्षेत्र को बढ़ा लिया, यहाँ शादी किया, और यहाँ बढ़ा लिया, थोड़ा थोड़ा इधर शादी कर लिया, थोड़ा इधर और कैप्चर कर लिया, ऐसे करके कैप्चर कर रहा था ये, ठीक है। और बिंबिसार बुढ़ा गया तब वो शादी कर रहा है, खाली शादी कर रहा है। तो इसका बेटा था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु को दिक्कत हो गया कि इसको शादी करने नहीं मिल रहा है, बाबूजी अभी तक शादी कर रहे हैं मेरा, मैं शादी कब होगा। तो अजातशत्रु खिसियाया और क्या किया कि मार दिया अपना बाप को, बिंबिसार को मार दिया। मतलब हमारा शादी हो ही नहीं रहा है, खाली शादी कर रहे हैं बुढ़ाड़ी में ही। तो अजातशत्रु अपने बाप को मार दिया शादी करने के चलते, और दबा के ये पूरा शादी करना स्टार्ट कर दिया। अजातशत्रु भी वो सेम प्रोसेस अपनाया जो बिंबिसार करता था। ये भी कभी यहाँ शादी कर ले, कभी यहाँ शादी कर ले, और अपना बढ़ाते गया मगध को। देखिए मगध इतना छोटा था ना, अब देखिए मगध थोड़ा सा बड़ा हो गया है। शादी कर करके वहाँ का लड़की से शादी करता था और अपना थोड़ा सा और क्षेत्र बढ़ा लेता था। ऐसे करके ऐसे करके अजातशत्रु क्या किया कि सेम अपने बाबूजी का रक्षी कदम पे चला, और ये भी शादी करके बढ़ाने लगा। ये भी ढेर शादी किया अजातशत्रु भी। अजातशत्रु का बेटा जो था वो था उदाईन। उदाईन बोलता था पापा हमारा शादी करवा दो यार। उदाईन का शादी नहीं करवाता था अजातशत्रु, ये भी बुढ़ाई तक लगा था शादी करने में। उदाईन परेशान कि मैं शादी कब होगा। अब उदाईन भी खिसिया और सेम प्रोसेस ये भी अपनाया, और ये भी अपने बाप को मार दिया अजातशत्रु को शादी करने के लिए। देखिए इसीलिए मैं बोला था ना कि हसीन मासूक से याद रखिएगा, मासूक के पीछे बहुत कुछ होने वाला है। तो देखिए, तो ये भी उदाईन का किया कि अपने बाप को मार दिया, यानी कि अजातशत्रु को मार दिया। अजातशत्रु अपने बाप को मारा था बिंबिसार को शादी करने के चलते, उदाईन भी अपने बाप को मार दिया शादी करने के चलते। अब उदाईन लेकिन बहुत समझदार था, ये क्या किया कि अपना बेटा का शादी बचपने में करवा दिया कि पापा हम रिस्क नहीं लेबो। ये रिस्क नहीं ले रहा था, ये समझ गया कि बेटा यहाँ पे शादी करने के चक्कर में मार दे रहा है लोग, हम भी अपने बाप को मार दिए, मेरा बाप को मारा था, यानी मेरा बेटा भी हमको मार देगा अगर हम शादी नहीं करवाते हैं। तो ये क्या किया कि बचपने में अपना बेटा का शादी करवा दिया। बहुत समझदार था उदाईन का किया कि बचपने में अपना बेटा का शादी करवा दिया। और ये वही उदाईन है जो पाटलिपुत्रा, पटना का जो पाटलिपुत्रा है अभी, पाटलिपुत्रा का स्थापना यही किया था, समझ गए। तो पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किया था, उदाईन, याद रखिएगा। और उदाईन अपना बेटा का शादी करवा दिया बचपने में, रिस्क फ्री हो गया पूरा। और उदाईन के बाद ये वाले जो हर्यक वंश है इसमें कुछ बड़ा राजा नहीं आया, और ये वंश धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर इसका जो सेनापति था शिशुनाग, वो मार के शिशुनाग वंश बना लिया, समझ गए। तो हर्यक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग वंश आ गया। अब जो शिशुनाग था ये आया, नॉर्मली सब कुछ चलाया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये गहरा छाप नहीं छोड़ पाया इस मगध के दौर में। तो शिशुनाग से हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। शिशुनाग के बाद क्या हुआ ना कि नंद वंश आया। शिशुनाग वंश को ख़त्म कर दिया महापद्मानंद। महापद्मानंद बहुत क्रूर शासक था। ये क्या किया कि शिशुनाग वंश के जो भी लोग थे इनको ख़त्म कर दिया, काट दिया, मार दिया, और अपना वंश बसा लिया नंद वंश।
कौन बसा लिया? नंद वंश के संस्थापक कौन हो गए? महापद्मानंद। याद रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। तो महापद्मानंद का एक बेटा था धनानंद। तो महापद्मानंद जो था वो पहला संस्थापक बना नंद डायनेस्टी का, और नंद डायनेस्टी का जो दूसरा राजा बना वो धनानंद था, जो कि महापद्मानंद का बेटा था। धनानंद आप समझ सकते हैं कि अलग ही लेवल का था, इसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, दिन भर पीते रहेगा, नशा में रहेगा, नाच देखेगा, ऑर्केस्ट्रा देखेगा, डांस बल्ले बल्ले, यही पूरा एंजॉय, राजा का लाइफ पूरा एंजॉय कर रहा था। कौन? धनानंद। इसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब धनानंद ऐश कर रहा था, मुजरा देख रहा था, अपना दारू पी के अपना प्यास बुझा रहा था, तब हमारे देश पे, पूरे देश पे एक काला संकट आया। वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। सिकंदर मैसेडोनिया का रहने वाला था, और मैसेडोनिया के तरफ से वो पूरा दुनिया को काटते काटते, ख़त्म करते करते, जीतते जीतते अब हमारे भारत देश पे आ चुका था। भारत देश के पास उस समय सबसे बड़ा जो राज्य था वो मगध का था, और मगध का राज्य में मगध का राजा कौन बैठा हुआ था? आप समझ सकते हैं, आपको बताया मैंने, धनानंद बैठा हुआ था। जब हमारे देश की तरफ अलेक्जेंडर आया तो हमारा राजा कौन था? धनानंद था। कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? नंद डायनेस्टी चल रही थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कब आया? तो अलेक्जेंडर आया 326 बीसी में, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर आया 326 बीसी में भारत की तरफ। और जब हमारे देश आया वो, तो सबसे पहले हराया किसको? पोरस को। राजा पोरस को हरा दिया, और राजा पोरस को हराने के बाद अपने यहाँ मंगवाया, अपने यहाँ बुलवाया, और राजा पोरस को बोला कि तुम घुटने टेक के माफ़ी मांग लो, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। तो राजा पोरस बोलते हैं, मैं उस मिट्टी का राजा हूँ जहाँ सर नहीं झुकाया था, भले सर कट जाए। इस बात पे अलेक्जेंडर प्राउड फील किया, और वो उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का ब्रेव राजा से मिलके, तो वो उनको मारा नहीं और बोला कि आप मेरे अधीन हो जाइए, आप मेरे साथ हो जाइए, मुझे दोस्ती कर लीजिए। और अलेक्जेंडर की बीवी थी रेक्सोना, रेक्सोना से राखी बनवा दिया पोरस को, और गोतियाई बना लिया, यानी दोस्ती कर लिया। समझ रहे हैं? अलेक्जेंडर का बीवी कौन थी? रेक्सोना थी। रेक्सोना क्या की? राखी बांध दी पोरस द ग्रेट को, मतलब पोरस राजा जी को, और पोरस से अपना जो भाईचारा बना लिया। और अब क्या हुआ कि पोरस को बोले कि तुम मेरा साथ दो, हम आगे आक्रमण करने वाले हैं, आगे आक्रमण। ये इसका प्लान यही था, ये मारता था, जीतता था, अपना बीवी लोग से राखी बनवा देता था, और फिर आगे बढ़ता था तो बोलता था तुम भी मेरा सपोर्ट करो, तुमको मार नहीं रहे हैं, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। बड़ा तगड़ा प्लान के साथ अलेक्जेंडर चला था, और पूरा दुनिया जीतते हुए मैसेडोनिया से हमारी तरफ बढ़ चुका था। यहाँ पे जब सिकंदर आया और सिकंदर पोरस को हरा के हमारे देश में घुस रहा था, तो यहाँ एक बीच में नदी पड़ता है, व्यास नदी। व्यास नदी को जब ये पार करने वाला था, तो यहाँ पड़ता है पाकिस्तान में जो भी पड़ता है ये जगह तक्षशिला। तक्षशिला का एक टीचर थे चाणक्य। चाणक्य को ये सब दिख रहा था कि अब सिकंदर हमारे देश में घुसने वाला है, और राजा पोरस भी उसका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये परेशान हो गए, क्योंकि ये अगर हमारे देश में आ जाएगा तो फिर हमारे देश से जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में बहुत खनिज, बहुत कुछ है, हाथी है। हमारे देश में इतना हाथी था कि पूरे दुनिया का नज़र हम पे होता था कि यहाँ पे हाथी बहुत है। तो हाथी को लेने के लिए और भी बहुत सारे खनिज थे, और भी बहुत सारे पैसा था, बहुत अमीर थे हम लोग, तो हम लोग को लूटने के लिए आएगा तो ये जाएगा नहीं, ये चाणक्य को लग गया था। और चाणक्य फिर सोचे कि इतने सारे जो जनपद हैं, अब इतना ये लोग दहेज ले लेके यहाँ पे मगध में, बताया आपको मैंने कि ये जो बिंबिसार थे शादी करके बढ़ा रहे थे, फिर अजातशत्रु भी शादी करके बढ़ा रहा था, तो अब तक ये इतना बड़ा हो चुका था, यानी कि जो भी जनपद थे ना, ये जनपद बड़ा हो चुका था। और जनपद धीरे धीरे बड़ा होते होते 16 जनपद से मुश्किल से 8 को 10 को जनपद बचा हुआ था, और मगध सबसे बड़ा था उसमें, क्योंकि सबको ये अपने में मिला लिया था शादी करके, समझ रहे हैं ना। तो अब ये पूरा बिहार या पूरा जो मगध हो चुका था। तो अब यहाँ पे अगर तक्षशिला से ये चाणक्य आएंगे तो किसके पास आएंगे? मगध के पास ही आएंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल देश में हमारा कौन है? मगध बैठा हुआ है। तो यहाँ से क्या करते चाणक्य कि मगध आते हैं। कहाँ आते हैं? मगध आते हैं। मगध किसके पास आते हैं? मगध में अभी कौन राजा है? मैंने आपको बताया कि धनानंद। तो मगध कहाँ जाते हैं? वो धनानंद के पास जाते हैं, और धनानंद के पास जाके बोलते हैं कि हे राजा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिकंदर घुसने वाला है हमारे देश में, पोरस को हरा चुका है, पोरस उसका मदद करेगा, और हमारे देश में जब वो आ जाएगा तो पूरे देश में तबाही मचा देगा। सो दैट्स वाई आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और अपने सेना को बोलिए कि सिकंदर को रोकने के लिए उस पर आक्रमण करें, और इसको यहीं से वापस खदेड़ के भगा दे। इसको जब बोले ना, तो धनानंद बुढ़वा को ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, सही में इन नाच गाना में व्यस्त था, दारू रूपी के मस्त था। ये बोलता है, ए टकला अंकल, आप भागिएगा यहाँ से, कौन है आप? हम अभी मस्ती कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब करने आ गए कि यहाँ से कौन आ रहा है पीटने मारने, हमको कौन मार देगा, जाइए आप यहाँ से। तो धनानंद को गुस्सा आ गया कि हमको डिस्टर्ब करने कौन आ गया, हमको टेंशन देने कौन आ गया। चाणक्य बोलते हैं कि उठिए, नशा पानी से बाहर निकलिए, हमारे देश पे आक्रमण होने वाला है। धनानंद बोलता है कि तुमको नहीं बुझा रहा है, अरे इसको पकड़ के बाहर फेंको रे।
और धनानंद क्या करता है, अपना सैनिक लोग को बोलता है और चाणक्य को चोटी पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। जब चोटी पकड़ के फेंकता है तो चोटी खुल जाता है। वो चोटी जब खुलता है तो फिर चाणक्य का मूड खराब हो जाता है और बोलता है कि तुमको बर्बाद कर देंगे रे धनानंद, तेरा ये पूरा साम्राज्य को बर्बाद कर देंगे, तब भी ये चोटी फिर बांधेंगे, हम कसम खाते हैं। धनानंद बोलता है अरे हमसे गुंडई, हमारे द्वार पे खड़ा होकर इतना बड़ा हम राजा, हम ही से गुंडई, इसको फांसी दो रे। चाणक्य को फांसी देने के लिए ऑर्डर कर देता है। तो वहाँ पे एक 12 साल का बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को बचा लेते हैं और चाणक्य को बचा के वहाँ से निकाल देते हैं। चाणक्य बोलते हैं तुम चलो मेरे साथ, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, तुम चलो मेरे साथ, हम तुमको तक्षशिला का राजा बनाएंगे और तुमको हम पूरे इस प्रोविंस का राजा बनाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। और उस महज 12 साल के बच्चे को चाणक्य अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन चाणक्य का मूड पूरा खराब हो जाता है इतना बेइज्जती के वजह से, क्योंकि चोटी पकड़ के किसी को घसीट के बाहर फेंकवाया था धनानंद। धनानंद का मूड तो खराब था, लेकिन कितना भी गुस्सा हो जाए शत्रु को नहीं भूलना चाहिए और अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए, ये चाणक्य बताते हैं, बाखूबी बताते हैं। और वो वही किए। इनका मेन शत्रु कौन था, सिकंदर था। धनानंद तो घर का शत्रु था, इसको तो बाद में देख ही लेंगे, लेकिन मेन शत्रु कौन आ रहा है उधर से, सिकंदर आ रहा है। तो सिकंदर को देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये क्या करते हैं चाणक्य अपनी बुद्धि से, अपने ही इस चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं कि तुम अब सिकंदर के सैनिकों में घुस जाओ। मतलब कि कोई भी उसका एक सैनिक को पकड़ के मार दो, पानी वानी पीने साइड में आता है उसको मार दो और उसका वेशभूषा पहन के, कपड़ा वपड़ा पहन के तुम उसमें शामिल हो जाओ। फिर मैं तुमको अगला तरीका बताऊंगा क्या करना है। तो फिर अलेक्जेंडर के टीम में, यानी कि सिकंदर के टीम में अब चंद्रगुप्त मौर्य घुस जाते हैं। समझ गए, एक को मारते हैं साइड से और घुस जाते हैं सिकंदर के टीम में। अब देखिए क्या होता है, चाणक्य तो जानते हैं कि मैं खुद पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो कोई वॉरियर हूँ नहीं कि मुझे वो, मैं अगर जाता हूँ और बात करता हूँ सिकंदर से तो मुझे वो मार देगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो ब्राह्मण थे, इनका तो इज्जत करता है सब कोई, ये तो कोई क्षत्रिय है, कोई वॉरियर तो थे नहीं तलवार वलवार लेके। तो ये जाते हैं और सिकंदर से बात करते हैं और बोलते हैं कि सुनिए, ये व्यास नदियाँ है ना, इसको पार कीजिएगा ना तो इधर देवी देवता लोग का ज़मीन है, ये आप लोग ऐसे ही मर जाइएगा। इधर पूरा देवी देवता लोग का ताकत प्रकोप है, इधर महादेव है, माँ काली है, कटा जाइएगा। तो ये बोलता है मैसेडोनिया से हम आ गए, काटते काटते आदमी से हम कोनो प्रकोपे नहीं पड़ा, तेरा भारत में आएंगे तो हमको प्रकोप पड़ेगा, चल भाग यहाँ से। ये भी चाणक्य को भगाता है। चाणक्य बोलते हैं मैं गुरु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके लिए ही, आप बहुत महान सिकंदर द ग्रेट हैं, आपको समझा दे रहे हैं, इस नदिया को पार मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाला है। ये बोलते हैं तुम जाएगा कि तुमको दिक्कत कर दें। तो अभी चाणक्य भाई वहाँ से आ जाते हैं वार्निंग देके। और फिर ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं, जो उसके टीम में डाल चुके थे, भेज चुके थे ये, उनको बोलते हैं कि इनके खाना में अब जहर मिलना स्टार्ट करो धीरे धीरे। वो डे बाय डे जब आगे बढ़ते हैं तो डे बाय डे क्या होता है कि वो पर डे कभी जहर मिला जाते हैं, पूरा बटालियन ख़त्म हो गया है वो, कभी खुजली का बीमारी आ जाता है, तो कभी अंधे हो जाते हैं खाना खा के वो सब। तो डे बाय डे देख रहे हैं तो अब पूरे का पूरे सिकंदर के टीम में हड़कंप मच गया कि सही मेरे एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो रहा है। परसों वो लोग मर गया, ये लोग अंधा हो गया, खुजली का बीमारी हो गया हम लोग को, ये हो क्या रहा है, जैसे जैसे नदी के पास बढ़ रहे हैं लोग वैसे वैसे पर डे कुछ ना कुछ हो रहा है, ये बड़ा दिक्कत है। सही में उधर प्रकोप है भगवान का, उधर नहीं जाना है। इतना दिमाग के साथ खेलने के बाद हड़कंप मच जाता है सिकंदर की टीम में, और सिकंदर के सैनिक सिकंदर को जाकर बोलते हैं पहली बार इतिहास में कि हम लोग ये नदिया कहीं पार नहीं जाएंगे बाप, उधर बहुत डेंजर जगह है, सही में उधर प्रकोप है। देख रहे हैं 4-5 दिन से क्या हो रहा है, पूरा एक भौकाल का माहौल बन गया, सब कोई डर गया और ऐसा डरा कि फिर वहाँ पे रुक जाने का उपाय लगाया और बोला कि इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिकंदर बैक हुआ, सिकंदर यहाँ से बैक होने लगा। सिकंदर बोला कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, कोई यहाँ देव शक्ति उक्ति नहीं है, कुछ यहाँ सब नहीं, झूठ बोल रहा है लोग, दूसरा लोचा है यहाँ पे, चलिए आप ये लोग को पीटते हैं बढ़िया से। लेकिन राजा तो बोल दिया, सिकंदर तो बोल दिया नहीं नहीं वापस चलना है, तो मजबूरी है वापस जाना। और यहाँ से फिर सिकंदर वापस हो जाता है 323 BC में, 326 BC में आया था, 323 BC वापस चल जाता है। मैंने बताया आपको BC वाला कहानी उसमें घटता है, 326 में आया था, 323 में वापस चला जाता है। और जब वापस जाते जाते बेबीलोन में इसका मौत हो जाता है, मर जाता है। ये कोई मारता नहीं है, मर जाता अपने ये। तो बेबीलोन में जाके सिकंदर मर जाता है। जैसे सिकंदर मरता है फिर कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर, जो अभी तक उसका सेनापति था अब राजा बन जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है, राजा बन जाता है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, तब तक जब चाणक्य ने
अपने नीति से सिकंदर को भगा दिया, तो फिर सोचते हैं कि ये धनानंद को चाहिए रहे, जब हम सिकंदर को मार के भगा दिए तो दिमाग लगा के, तो अभी धनानंद क्या है इसको देखते हैं बढ़िया से। और यहाँ पे क्या करते हैं ना चाणक्य कि छोटे छोटे जो और प्रोविंस थे, छोटे छोटे जितना भी यहाँ पे राज्य थे, इन सब को मिला के क्या करते हैं, इन सब में अलग अलग तरीक़ा से फूट डाल देते हैं, मिला के क्या करते हैं, बोलते हैं कि इस पे आक्रमण कर दो मगध पे। ये मगध का जो ये धनानंद है ना, ये पूरा नशा पानी में भूत रहता है, ये राजा टाइप का चीज़ नहीं है, ये तो नाच गाना मुजरा देखने वाला है, इसको भगाओ यहाँ से। राजा का मतलब होता है राजा, ये तो मुजरा देखता है, इसको भगाओ यहाँ से। और सब मिल के इस पर अटैक करवा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य से इसको मरवा देते हैं। और अब मगध का राजा बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य उसको बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य डायनेस्टी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके पहले शासक बनते हैं। कौन बनते हैं पहले शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? मौर्य डायनेस्टी के। समझ गए? समझ में आया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बने, कैसे नंद को भगाया, कैसे सिकंदर को भगाया चाणक्य ने पूरे अपने चाणक्य नीति से। इन लोग को लग रहा था कि इधर भगवान का देवी प्रकोप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इधर चाणक्य का प्रकोप था। अपना दिमाग लगा के लोग को वहाँ से भगा दिए और यहाँ से धनानंद को ये मरवा दिए। समझ गए? अब यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होता है और मौर्य साम्राज्य के पहला जो राजा बनते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, अब मैंने आपको बताया। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर अपने साम्राज्य को पूरा बढ़िया से चला रहे होते हैं। जो इतना बड़ा इनका जो साम्राज्य रहता है, इसको ये पूरा बढ़िया से अब रन करवाते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है कि इनके ये जो साम्राज्य इसे फिर से ग्रहण लगने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर अब बन चुका रहता है राजा। अब सेल्यूकस निकेटर उपाय लगाता है कि वापस चलो इन पे आक्रमण करो, यहाँ कोई भगवान देवी देवता नहीं था, ये झूठे का बुड़बक बना के हम लोग को भगाया गया था। सेल्यूकस निकेटर दिमाग लगाता है और फिर से आक्रमण करने के लिए इधर बढ़ जाता है मगध की तरफ। जब ये मगध की तरफ बढ़ता है तो चाणक्य को पता चल जाता है कि फिर से सेल्यूकस निकेटर आ रहा है सेम टीम लेके, वही राजा का प्रकोप फिर से हम लोग पे पड़ने वाला है। जो सिकंदर, पावरफुल सिकंदर का जो टीम था वो फिर से आ रहे हैं। तो ये बोलते हैं चाणक्य कि ये पता करो कि उनके टीम में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है। तो ये इनके जो सैनिक है वो पता करके लाते हैं कि हाथी उनका सबसे पावरफुल सीन है, सबसे पावरफुल चीज़ है। बोलते हैं तब कुछ दिन रुक जाओ, जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है तब तक लड़ाई को टालो। समझ रहे हैं? धीरे धीरे छुप छुप के वॉर करो और जैसे जैसे दिन को काटो, मतलब समझ रहे हैं ना, सीज़न को काटो। बरसात के मौसम तक उनको रोके रखो छुपा के, जैसे बरसात का मौसम आएगा मज़ा आ जाएगा। और जैसे बरसात का मौसम आता है वो लोग जैसे हमारे शिविर में घुसते हैं, हमारे एरिया में घुसने वाले होते हैं, उनकी जो हाथियाँ होती हैं ना वो लोग फिसल फिसल के गिरने लगती हैं। और जब गिरती हैं, परेशान होती हैं, तो वो पगलाती हैं और अपने ही टीम में या अपने ही सैनिकों को मारना चालू कर देती हैं। ये पूरे चाणक्य की नीति थी। दिमाग लगाया कैसे कि बरसात तक वेट करो, बरसात में हाथी अपने अपने फिसल के गिरने लगेगी, चल नहीं पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, और जब गिरेगी तो उसको चोट लगेगा, गुस्सा आएगा और अपने ही सैन्य को, अपने ही टीम वालों को वो मारने लगेगी, पगला जाएगी। तो और तहस नहस चालू हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने बहुत सारे वीर थे, ये भी उतर गए, कूद गए जंग में और मारना काटना चालू हो गया। क्योंकि ये लोग तो वेट कर रहे थे ना कब वो दिन बरसात का आए, कब किसी का महबूब हंसे और बरसात पड़े कि बढ़िया से इन लोग का ठुकाई किया जाए। और बरसात आता है, हाथी गिरता है, और जैसे उधर समझ में आ जाता है कि अब उन लोग के टीम में थोड़ा सा दिक्कत होना चालू हो गया, हाथियाँ आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, गिर जा रही हैं, उनके ही सैन्य में प्रॉब्लम आ गया है। तो फिर इधर से मगध से स्टार्ट किए हैं, अपना चंद्रगुप्त मौर्य अपना सेना लेके निकले और इन लोग पे आक्रमण कर दिए। और ये अपने ही इतना शौर्यवीर थे कि फिर जब मार काट चालू हुआ तो अलग लेवल से मारने लगे, खचाक खचाक काटते काटते जब आगे बढ़ रहे थे तो फिर समझ गया सेल्यूकस निकेटर कि अब हमारा अंत आ गया है। कुछ 400-500 ही सैनिक बचे हुए हैं, ये लास्ट टाइम है, अब हमको लगता है कि हम हार जाएंगे। सेल्यूकस निकेटर समझ जाता है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य काटते 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 आगे बढ़ रहा है और अब हमको काट देगा, मेरा बारी आ गया है। कुछ ही सैनिक इसके पास बचा हुआ रहता है, तब ये एक अलग ही लेवल का दिमाग लगाता है। ये अपनी बेटी कर्नेलिया को क्या करता है कि जंग में खड़ा कर देता है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य काटते काटते आगे बढ़ रहे हैं, खचाक पूरा एकदम तलवार भांजते भांजते बढ़ रहे हैं, मारते मारते जैसे पहुँचते हैं देखते हैं अरे ये क्या चीज़ है। उस समय का आलिया भट्ट ये समझिए आप कर्नेलिया। और जब कर्नेलिया सामने आई तो फिर इनका तलवार रुक गया। बोले कि सुनो ये कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं हमारी बेटी है, एकरा से हमको शादी करवा दो, ये बहुत हमको सुंदर लगी, इससे शादी करवा देगा तो तुमको छोड़ देंगे। सेल्यूकस निकेटर मने मन बोलता है इसीलिए तो इसको आगे किए थे यार कि तो हमको छोड़ दे, से ब्याह कर लो। सेल्यूकस निकेटर मान जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। और फिर कर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हो जाता है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है कर्नेलिया से, उसकी बेटी से। और सेल्यूकस निकेटर इसको पता है दहेज में क्या देते हैं? पूरा कश्मीर, इतना बड़ा दहेज, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान,
दहेज में मिलता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, कर्नेलिया से शादी करने के चलते। दहेज में इतना बड़ा ज़मीन मिल रहा, सोचिए इमरान खान को समझना चाहिए कि हम बिहारी लोग का दहेज का ज़मीन पे वो रहता है तब वो हम लोग को आँख दिखाता है। बताइए, पूरा का पूरा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दहेज में किसको मिला, मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन दिया, सेल्यूकस निकेटर दिया। शादी किससे हुआ, अभी ये पूरा का पूरा मगध का एरिया इतना बड़ा हो चुका था, आप समझ रहे हैं, अफगानिस्तान तक, इधर म्यांमार तक हो चुका था, मतलब कि बहुत बड़ा, अब इतना बड़ा एरिया अब कवर कर रहा था हमारा मगध, यानी बिहार मगध इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा था। पूरा पाकिस्तान हो गया था, इधर कश्मीर हो गया था, अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था हमारा सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, यानी चाणक्य की नीति की वजह से। समझ गया, शादी हो गया वहाँ पे कर्नेलिया से। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य सोचते हैं कि ये इतना ही आक्रमण करने हम पे कहे लिया है, तो जान ही रहा था कि हमारे पास चाणक्य चचा हैं, वो तो कभी भी जब सिकंदर को भगा दिए थे तो फिर ही क्या खेत का मूली था, तो फिर ये आया कहाँ था। तो उनको पता चलता कि हाथी हम लोग के पास इतना है ना, ये लोग हाथी के लालच से आक्रमण कर रहा था हम पे। बोलते अच्छा हमारे ससुर जी, आप पहले बोलते आपको हम हाथी ऐसे ही दे देते, आपका बेटी दिखा देते आप हमको। तो बेटी इतनी खूबसूरत थी कि इनको प्यार हो गया था। तो अब ये क्या करते हैं ना, मगध के राजा जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये 500 हाथी देते हैं गिफ्ट में, किसको, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दे देते हैं। इनको भी दहेज में इतना कुछ मिला है, देख रहे हैं आप, पाकिस्तान मिला है, कश्मीर मिला, अफगानिस्तान तक का ज़मीन मिला है, इतना बड़ा एरिया इनको जब मिला है तो 500 हाथी क्या है, गिफ्ट में देते हैं अपने ससुर जी को ये 500 हाथी। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को डर रहता है कि हम तो इससे युद्ध कर रहे थे और युद्ध करने के दौरान अपनी बेटी को इससे शादी करवा दिए हैं, कोई इसमें डर की बात तो है कि बिहार ले जाकर मगध में इसको पीटेगा नहीं ना मेरा बेटी को कोई, तो थोड़ा सा डर रहा था सेल्यूकस निकेटर। तो ये क्या कर रहा है, सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत भेजता है यहाँ पे मगध अपनी बेटी के साथ। इसका राजदूत का नाम था मेगस्थनीज, याद रखिएगा, इसका राजदूत का क्या नाम था, मेगस्थनीज ही लिखा था। इंडिका जो बुक है ना, जिसमें मगध के बारे में पूरा बढ़िया से वर्णन करके बताया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि मगध के बारे में किस बुक में व्याख्या किया गया है, तो वो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज कौन था, तो ये राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। उसकी बेटी के साथ भेजे थे जासूस बन के कि जाओ तुम देखना मेरी बेटी को भी दिक्कत होगा तो बताना। लेकिन ये मेगस्थनीज बताता है कि बहुत बढ़िया से है, बहुत वेल सेटल्ड है, चंद्रगुप्त मौर्य और आपकी बेटी दोनों बहुत खुशहाल जी रहे हैं और बहुत बढ़िया से। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बुड़बक बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और ये फिर जैन धर्म अपना लेते हैं और धीरे धीरे जाके यहाँ पे कर्नाटका में नीचे में आके यहाँ पे श्रृंगेरी पर्वत पे संन्यास ले लेते हैं। यहाँ पे आके भिक्षुक का जीवन जीते हैं और ऐसे ही करके बिना ड्रेस, ऐसे ही बिना मतलब भूख से मर जाते हैं। राजा थे, राजपाट छोड़ के आके यहाँ पे भूख से मर जाते हैं, क्योंकि श्वेत वहाँ बिना कपड़े का रहना होता है जैन धर्म में। तो यहाँ पे ये जैन धर्म अपनाते हैं और फिर यहाँ पे श्रृंगेरी पर्वत पे आके मर जाते हैं। और इनका जब ये छोड़ के यहाँ से मगध आते हैं तो अब यहाँ मगध में राजा कौन बनता है, इनका बेटा बिंदुसार। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन, बिंदुसार। हर्यक वंश का सबसे पहला संस्थापक बिंबिसार, ये बिंबी है वो बिंदु है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार अब यहाँ मगध का राजा बन गया और इसको इतना बड़ा एरिया फ्री में मिला है, समझ रहे हैं आप लोग। तो बिंदुसार को इतना बड़ा एरिया मिला है, चंद्रगुप्त यहाँ पे मर चुके हैं, अब जाके वहाँ पे संन्यास ले लिया है युद्ध से और जाके वहाँ पे वो मर चुके हैं और बिंदुसार अब बन चुका है इतना बड़ा एरिया का मालिक। तो ये जो एरिया यहाँ दिख रहा है आपको कश्मीर, और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है अवंतिका, ये दोनों जगह में बिंदुसार का जो बेटा था वो राज कर रहे थे। तो बिंदुसार का 2 बेटा था, ठीक है, एक सुसीम, दूसरा अशोक, समझे। सुसीम और अशोक 2 बेटा था किसका, बिंदुसार का। तो बिंदुसार का जो बड़ा वाला बेटा था, जो सुसीम था, वो ऊपर, बड़ा बेटा ऊपर ही जाएगा तो ये ऊपर कश्मीर का राजा था, और जो अशोक था वो नीचे अवंती का राजा था। अवंती कौन सा जगह, एमपी का, महेशमती, बाहुबली वाला अवंती। तो ये अवंती का राजा कौन था, अशोक, ए से अवंती, ए से अशोक, याद रखिएगा। और कश्मीर का राजा कौन थे, तो सुसीम, समझे। तो क्या हुआ ना कि अब बिंदुसार बूढ़े हो चुके थे, तो जैसे बिंदुसार बूढ़े हुए कश्मीर में विद्रोह चालू हो गया। कश्मीरिया लोग शुरू से हेडक कर रखा था, आज़ादी आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। तो अब कश्मीर में ये लोग आज़ादी मांगने लगा कि हम लोग आपके मगध में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग हैं, हम लोग को अलग राज्य बनना है। और यहाँ पे विद्रोह इतना बढ़ गया कि इतना मार मारा सुसीम को, यहाँ पे ये कश्मीरिया लोग भगा दिया। ये मार के भगाया, इसको डैड आया मगध का पाटलिपुत्रा, ये कुम्हरार में पाटलिपुत्रा आके ये बोलता है पापा हमको बड़ी मार मारा वो लोग यार, ये लोग बड़ी डेंजर है। वो लोग बोलता है कि तुम्हारा नियम कानून नहीं मानेंगे।
अब ये जो यहाँ मगध में बिंदुसार बैठा हुआ था, बिंदुसार पूरे मगध का राजा था, समझ रहे हैं ना। और इसका बेटा अवंती में अशोक था और इसका बेटा कश्मीर में सुसीम था। ये दोनों इस जगह को चला रहे थे, रन करवा रहे थे, यहाँ का राजा थे। बिंदुसार जानता था कि मेरा छोटा वाला बेटा अशोक है, उसमें थोड़ा मोड़ा शौर्य है लगता है उसको। वो बोलता है अपने अशोक बेटा को कि बेटा कश्मीर में हो गया है विद्रोह, तुम वहाँ पर संभाल सकता है विद्रोह का। अशोक बोलता है देखते हैं, जा रहे हैं। अशोक यहाँ से अवंती से अशोक उठ के जाते हैं कश्मीर, और कश्मीर जाके वहाँ पे विद्रोह शांत करने की कोशिश करते हैं। 1 सप्ताह रुकते हैं कश्मीर में, फिर वापस आ जाते हैं अपने अवंती, और अपने पापा को बोलते हैं, यानी कि बिंदुसार को बोलते हैं कि कश्मीर में पता कर लीजिए अपना राजदूत को भेज के, वहाँ का माहौल हमको लगता है कि ठीक हो चुका है। जब मगध से इसके राजदूत जाते हैं कश्मीर पता करने के लिए कि वहाँ का सीन क्या चल रहा, अब वहाँ विद्रोह खत्म हुआ कि नहीं, तो उनको वहाँ पे कोई आदमी ही नहीं मिलता जिससे वो पूछे कि क्या हाल चाल है आप लोग का। पूरा कश्मीर ख़त्म हो चुका रहता है, पूरा कश्मीर को काट चुका रहता है अशोक जाके कश्मीर में 7 दिन में पूरा कश्मीर के लोगों को काट चुका रहता है। और यहाँ एक शहर बसाता है श्रीनगर। तो श्रीनगर कौन बसाया है? अशोक बसाए, समझे। अशोक यहाँ से उठ के गए, काट दिए और बोले कि जब यहाँ कोनो बिहारी आएगा ना तो उसका नाम का आगे श्री लगाना, यहाँ श्रीनगर शहर बसा दिए हो, समझे। तो अशोक गए, पूरा कश्मीरी लोग को काट दिए वहाँ पे, और फिर उसके बाद यह पूरा का पूरा वर्चस्व कश्मीर में भी फिर से मगध का स्टार्ट हो गया। तो अब बिंदुसार समझ गए कि यही मेरा बेटा जो है शेर बेटा है, इसी को राजा बनना चाहिए। लेकिन इतना ये सोच ही रहे थे कि ये बुढ़ा चुके थे, ही मर गए। अब ये जब मर गए तो फिर जो बड़ा बेटा है नियम के हिसाब से सुसीम वही राजा बनेगा, तो सुसीम राजा बनने लगा। अशोक कोई ठीक नहीं लगा, बोला ये बड़का भैया भले बड़ा है हमसे लेकिन है तो ये बुड़बक, तो अब ये राजा बन जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा। अशोक का हो गया मूड खराब। अब ये बोलते थे कि नहीं, इसको राजा नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का होता है, अचानक से मालूम पड़ता है कि मेरा बाप जो था बिंदु से पूरा अलग ही लेवल का मजनू था। अब मैं आपको पहले बताया ना कि पूरा हम लोग जो महाजन में पढ़ेंगे मगध का, ये पूरा का पूरा मासूक के पीछे है। ये देखिए पूरा का पूरा ये बिंदुसार जो था ये मासूक के पीछे बिजी था। इसका 99 को नाजायज औलाद था। कितना? 99। बिंदुसार का 99 को नाजायज औलाद। अब जब बिंदुसार मर गया तो 99 उठ के आ गए। अब यहाँ पटना में था तो ये बगल से बोरिंग रोड से, कोनो कंकड़बाग से, कोनो गांधी मैदान से, कोनो राजेंद्र नगर से, कोनो एसके पुरी पार्क से, कोनो इको पार्क से, सब तरफ से उठ के आ गए लोग पटना का कुम्हरार में। बोला हमू मेरे बाप था ही। वो बोला मेरो बाप था ही, हमरो कुछ जगह दो, हमरो कुछ जगह दो, हमरो कुछ जगह दो, हमको भी हिस्सा दो, हमको भी। सब हिस्सा मांगने आ गया लोग। जैसे बिंदुसार मरा सब नाजायज उठ के आ गया और हिस्सा मांगने लगा। अशोक बोले कि सुनो एक काम करो, सब आओ पटना का कुम्हरार में, वहीं मीटिंग होगा, किसको कौन जगह देना है बात होगा, वहीं तुम लोग सब आओ। सबको अशोक कुम्हरार में बुलाते हैं। 99 भाई पहुंचते हैं, मीटिंग बैठता है, सभा बैठता है। लाइन से खड़ा करके 99 को काट देते हैं अशोक। 99 को काट देते हैं अशोक। सुशील परेशान हो जाता है, बड़ा भाई सुशील परेशान हो जाता है। ये क्या कर दिया अशोक? बोलते रुको ना बताते हैं। खचाक उसको भी काट देता है। 99 को नाजायज भाई को और एक ये जायज भाई को 100 सेंचुरी मारता है, टोपी खोलता है, बैट दिखाता है, बोलता है अब हम राजा। आसान तरीके से 100 को काटता है आराम से। और 100 को काटने के बाद, यानी 100 भाई को काटने के बाद राजा कौन बन जाता है मगध का? अशोक। और अशोक बनता है जब मगध का राजा, तो पूरा का पूरा डायनेस्टी, पूरा का पूरा ये डायनेस्टी यहाँ तक म्यांमार तक फैल जा चुका है। अब समझिए कि इंडिया अब यहाँ अफगानिस्तान तक है, इंडिया इधर म्यांमार तक है, बर्मा तक है। इतना बड़ा राज्य हो जाता है हमारे देश का जब अशोक हमारे गद्दी पे बैठता है। तो अशोक को बहुत शिकार करने का शौक था। अशोक को किसी को मार देने में कोई इसको दिक्कत नहीं होती। इसको कभी अशोक का मतलब होता है अशोक, शोक जिसको कभी ना हो, जिसको कोई चीज़ का गम ना शोक ना हो, वो अशोक कहलाता है। इसको किसी चीज़ का शौक नहीं था, ये एकदम चिल्ड माइंड आदमी था। तो मगध के नीचे जगह पड़ता है उड़ीसा। अभी उस समय कलिंग था, तो यहाँ पे कलिंग था। मगध से ये निकल के कलिंग जाते हैं शिकार करने। अशोक जाते हैं मगध से निकल के कलिंग शिकार करने जाते जंगल में ना। तो जंगल में जब शिकार करते थे तो इनको जंगल में वो लड़की मिल जाती है। देखिए यहाँ भी लड़की मिल गई। अब यहाँ लड़की मिलती है ना, तो इनको इतना ना खूबसूरत लग जाती है कि इनको बस पहला नशा पहला खुमार, यहाँ इनको प्यार हो जाता है इनसे। अब इनको अशोक को प्यार हो गया ई लड़किया से। अब ई उसके चक्कर में पड़ गए। अब रोज़ शाम में टाइमली आते थे शिकार करने ही, और रोज़ शाम में वो लड़कियाँ भी आती थी। ये रोज़ जाएंगे, वो रोज़ आएगी। अब इन दोनों में हो गया थोड़ा सा इंट्रैक्शन, इनको हो गया इनसे प्यार। अब इसको बोलें कि सुनो ना लड़की, तुमसे हमको प्यार हो गया तो हमसे शादी कर लो। ये बोलती है कि देखो तो हमको भी तुम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम है कौन बताया नहीं। तो मगध के जो राजा रहते हैं हमारे अशोक बोलते हैं अरे हाँ ये बात तो सही बोला, हमने तुमको दिल ही दे दिया, ये भी ने पूछा कौन हो तुम, तो थोड़ा बताओ कि तुम कौन हो। ये बोलती है कि हम कलिंग के राजकुमारी हैं।
तो आप कौन है? तो ये बोलते हैं कि हम मगध के राजकुमार हैं। बोलते मगध के राजकुमार हैं, जा हम शादी नहीं करेंगे तुमसे। ये बोलते हैं कहें मगध के राजकुमार हैं, हम राजा हैं, मगध के राजा हैं, तुम भी मेरे अधीन आती हो, कलिंग भी मेरे अंडर में आता है, हम शादी कर लो, क्या दिक्कत है? बोलती है नहीं, कलिंग का ये नियम है कि कलिंग की लड़की कलिंग में ही ब्याही जाएगी, ये हमारे कलिंग का लॉ है। ये बोलते हैं अशोक कि कौन बनाया ये लॉ? कलिंग का लोग ना, हम कलिंग का राजा से बात करते हैं। ये बोलती है ठीक है तुम बात कर लो, अगर हो जाता है उपाय तो बढ़िया है, हम भी तुमसे प्यार करते ही हैं, लेकिन उपाय लगा लो, लॉ के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से अशोक कलिंग के राजा के पास आते हैं और इनसे बात करते हैं। बोलते हैं कि देखिए हम पूरा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का राजा हैं, इतना बड़ा एरिया, आप भी हमारे अधीन आते हैं, कलिंग भी हमारे अंडर में आता है, इतना बड़ा एरिया का राजा, हम दोनों हाथ जोड़ के अपने प्यार के लिए झुकते हैं आपके सामने और मेरा शादी करवा दीजिए इस लड़की से। ये बोलते हैं देखिए आप राजा होंगे अच्छी बात है, लेकिन आप लॉ से बड़ा नहीं हो सकते हैं, आप संविधान से बड़ा नहीं हो सकते हैं, जो कि सही है। हम लोग शादी नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा ये लॉ के खिलाफ है, हमारी लड़की कलिंग में ही ब्याही जाएगी, आप मगध के हैं, यहाँ पे शादी नहीं करा सकते हैं। इनका हो जाता है मूड खराब, सनकी तो थे ही, बोले देखो तुम कहीं से कर रहे थे, चाचा शादी करा दीजिए, बड़ा प्यार करते हैं उससे। ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो करना है आप कर लीजिए, शादी हम नहीं कराएंगे। ये गुस्साते हैं, 2.5 लाख सैनिक लेके आते हैं और आक्रमण कर देते हैं कलिंग पे, और खचाक खचाक फिर स्टार्ट, सेम टाइप का सेम दौर, तलवार चलना चालू, काटते 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 ऐसा काटते हैं धड़ से गर्दन ज़मीन पे गिरता है और देखते हैं जा ये तो वही है। कलिंग का दूसरा लॉ यही था कि जब कलिंग पे आक्रमण होगा तो बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द सब एक साथ लड़ेंगे, और ये लॉ इनको पता नहीं था। वो लड़की सामने जिससे ये प्यार करते थे और काट दिए उसको, वो गिर गई। जब वो गिरी इनके हाथ से तलवार भी छूट गया कि ये हम क्या कर दिए। और वो लड़की आखिरी लड़की थी जिसको इन्होंने मारा था, और वो आखिरी वॉर था जो इन्होंने लड़ा था, और वो आखिरी वार था जो इन्होंने किया था। तलवार छूटा, हमेशा के लिए छोड़ गया। इनको अफसोस रह गया कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने प्यार को अपने हाथ से काट दिया अशोक ने। और उसी समय से युद्ध की नीति छोड़ के ये बुद्ध की नीति पे आ गए, और एकदम अलग ही जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे वाला लग रहा है, गाना सुनने लगे, एकदम सैड हो गया। मतलब कि समझिए कि एक माँ को 20 से 25 साल लगता है लड़का को जेंटल बनाने में, और एक लड़की को 20 से 25 मिनट नहीं लगता उसको मेंटल बनाने में। पूरा का पूरा अशोक मेंटल हो गए, डिलीट हो गए, जो वो सोचते थे वो कभी नहीं कर पाए। अब युद्ध के लिए वो बचे ही नहीं, उनको युद्ध करने का शौक़ ही ख़त्म हो गया, और वो संन्यास ले लिए युद्ध से। और इनका भतीजा फिर देखा कि मेरे चाचा जी परेशान रहते हैं, इनका भतीजा निग्रोथ इनको बोलता है कि आप अब बुद्ध की नीति अपना लीजिए, आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, संन्यास ले लीजिए। और फिर इनको उपागुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु था, इनको वो ज्ञान देता है। इनको ज्ञान कौन देता है? अशोक को उपागुप्त। और फिर इनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम महेंद्र और लड़की का नाम सुमित्रा होता है। तो महेंद्र और सुमित्रा को यहाँ से ये मगध से भेजते हैं श्रीलंका की तरफ कि जाओ श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ प्रचार में लग जाते हैं बौद्ध धर्म का, और ये सब कुछ छोड़ के बस धर्म का प्रचार में लग जाते हैं। और इसी समय पूरा देश इन पे खुश रहता है। इतना महान ये, मतलब कि जब ये इनका हृदय परिवर्तन होता है तभी से अशोक को अशोक द ग्रेट कहा गया है। अशोक ग्रेट जो हम लोग पढ़ते हैं, ये इनका कश्मीर में काटने की वजह से या कलिंग पे आक्रमण करने की वजह से नहीं पढ़ते हैं। इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ उस लड़की को काटने के बाद, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हर नाकामयाब इंसान के पीछे भी लड़की का ही हाथ होता है। और आपको पता है कि नाकामयाब इंसान ज़्यादा हैं दुनिया में कामयाब इंसान के मुकाबले। सो आप समझ सकते हैं कि करना क्या चाहिए आपको। खैर, तो ऐसे ही राजा का हालत हो जाता है अशोक का। और फिर धीरे धीरे ये डायनेस्टी भी कमज़ोर होते पड़ती जाती है, क्योंकि संन्यास ले चुके रहते हैं। इनका जो बच्चा देख रहे हैं आप, धर्म का प्रचार में लग गया है। और जो राजा तलवार छोड़ दे वो राजा फिर राजगिरी नहीं कर सकता है, वो राजा फिर राजा नहीं बच सकता है। धर्म के प्रचार में लग गए आप, तो बढ़िया काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको क्रूर होना होगा, आपको तलवार चलाना होगा, आपको थोड़ा साहसी होना होगा, तब जाके आप राजा बनते हैं या राजा रहते हैं। अगर आप ऐसे संन्यास ले लीजिएगा और धर्म के प्रचार में लग जाइएगा तो अगल बगल के जो प्रोविंस हैं वो आप पे हावी हो जाएंगे और आपको मार दिया जाएगा। और यही चलता है। और उसके बाद जब अशोक के बाद जो भी इनके वंशज आते हैं वो लोग बहुत बढ़िया से डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, और फिर इनके ही मगध के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग इनको मार देते हैं, इनके आखिरी वंशज को मार देते हैं। और उसके बाद शुंग शासन आ जाता है, समझे। मौर्य खत्म होता है, शुंग आता है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग, समझे। ये पहला ब्राह्मण थे, मगध डायनेस्टी का पहला ब्राह्मण राजा, भारत का पहला ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग बनते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मण पहला राजा मगध का कौन था, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग, समझे।
पुष्यमित्र शुंग के ही पंडित थे, इनके ही सलाहकार मंडली में आते थे, इनके पंडित थे पतंजलि, जो योग ज्ञान दिए थे। अभी जो पतंजलि आप देख रहे हैं सोचते हैं कि बाबा रामदेव लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पतंजलि देखिए कब का है, तो पतंजलि जो इनके ही समय के थे, और इनमें वो क्वालिटी अलग लेवल का था। इनको हमेशा चुल्ल मचा हुआ रहता था मार करने का। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। ये क्या करते थे ना, एक यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ। आपको मैंने वैदिक सभ्यता वाला जो मैंने आपको लेक्चर लिया है ना, उसमें आपको बढ़िया से बताया है कि ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। इसमें घोड़ा को सजा दिया जाता है और घोड़ा को दौड़ा दिया जाता है कि जाओ, जिस गांव में घुस गया, जिस एरिया में घुस गया, वो एरिया उस राजा का हो जाता है जिसका वो घोड़ा है। तो ये वाला जो परंपरा, ये वाला यज्ञ जो कौन करवाता था, तो पुष्यमित्र शुंग करवाते थे, समझे। ये घोड़ा को छोड़ दिया करते थे। उस समय का राजा वालों को बुद्धि नहीं था, घोड़ी ला कर रख देता और उसको अलग डायरेक्शन में दौड़ा देता है, घोड़ा अपने भाग गया था कहीं और घोड़ी के पीछे। तो ये देखिए पुष्यमित्र शुंग के बारे में समझ गए आप। पुष्यमित्र शुंग को कौन मार दिया? तो वासुदेव मार दिया। वासुदेव मार के कौन सा? कर्ण वंश का संस्थापक कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। और फिर ये कर्ण वंश को कौन खत्म करता है? तो सिमुख खत्म करता है, और सिमुख खत्म करके सातवाहन वंश का संस्थापक है। तो इसको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सुमुख। कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। शुंग के कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, ठीक है। शुंग डायनेस्टी के सेनापति वासुदेव, जो शुंग डायनेस्टी को खत्म करके अपना डायनेस्टी बसाते हैं कर्णव डायनेस्टी, और कर्णव डायनेस्टी के खत्म करके सिमुख जो उसका सेनापति था, सिमुख जो था वो इनका सेनापति था, और इनको मार के सातवाहन बनाता है। सेनापति ही मार के आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। राजा नहीं, सेनापति। राजा तो खुद वो स्वयं होते थे, सेनापति मार के अपना अलग डायनेस्टी बसा रहे थे। तो आशा करते हैं कि आपको बढ़िया सब कुछ समझ में आया होगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे महाजनपद बने। और मगध के बारे में जो मैंने आपको कहानी समझाई, इस कहानी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये सिकंदर से क्वेश्चन पूछे, सिकंदर कब आया, सिकंदर कहाँ मरा, सिकंदर का सेनापति कौन थे, सिकंदर सेल्यूकस निकोटर ने किसको हमारे देश, सेल्यूकस निकोटर किसके समय आया, सिकंदर किसके समय आया था। सेल्यूकस निकोटर फिर से जब युद्ध किए तो अपनी बेटी का शादी करवा दिए, तो इस यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेल्यूकस निकोटर किसको राजदूत बना के भेजे थे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। उन्होंने कौन सा किताब लिखा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सब बढ़िया से आप समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाना चाहा कि महाजनपद क्या था। महाजनपद 16 जनपद थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है वो मगध है। मगध को मैंने आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है। और ये आप बस यही याद कर लीजिए ना, हसीन मासूक सा पूरा। और आपको मासूक जहाँ ये वर्ड याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा पूरा इसमें मासूकगिरी चला है। आपको मैंने बताया ना, यहाँ भी शादी करने के लिए एक दूसरे को सब मार दे रहा था लोग। यहाँ पर नंद वंश में ये जो धनानंद था, ये पूरा मासूक में ही बिजी रहता था, शराब शबाब। उसके बाद मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे प्यार हुआ, तलवार काटते काटते फिर कर्नीला को देख लिया, समझ गए, आलिया भट्ट मिल गई इनको। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो बिंदुसार का बेटा जो अशोक था, इनको भी प्यार हो गया। इनको ऐसा प्यार हुआ कि पूरा कि इनका सीजन ही चेंज हो गया। तो फिर आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे प्यार हो रहा था बार बार, और कैसे कैसे प्यार चल रहा था बार बार। तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।